जी, पहले तो मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं रेगुलरली आपका प्रोग्राम देखता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत इन्फॉर्मेशन मिलता है ओह, इससे। थैंक यू सो मच सर। कमिंग टू द पॉइंट, ये है कि मेरा बेटा एनआरआई है। हाँ वो हाँ करीब 8-9 साल से बाहर ही रह रहा है। हाँ उसका इंडियन पैन अकाउंट है, पैन नंबर है, हाँ और वो रेगुलरली आईटीआर भर रहा है अपना, जो भी इंडियन इनकम उसका होता है, वो इंटरेस्ट या और कुछ भी। अभी उसके पास आधार नहीं है लेकिन, और अभी मैसेज बार बार आ रहा है कि लिंक आधार विद पैन, अदरवाइज योर पैन विल बी डीएक्टिवेटेड। तो उसको कैसे रोका जाए उस मैसेज को? बिल्कुल, ये सवाल का जवाब देंगे हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा हैं। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आप सुब्बा राव लिखते हैं, आपकी हिंदी इतनी अच्छी कैसे है? जी, मुझे शौक है हिंदी पढ़ने का, लिखने का। अरे वाह, बहुत अच्छा लगा कि आप हिंदी पढ़ने लिखने का शौक रखते हैं। बहुत अच्छी हिंदी थी, मुझे लगा आप हिंदी शायद अच्छे से बोल नहीं पाएंगे, लेकिन अच्छा है कि आप हमारे शो को देखते भी रहते हैं और शो में जुड़े हैं। गौरी, क्या जवाब होगा इनके लिए? देखिए, सबसे पहले तो एनआरआईएस को अगर हम आधार की बात करें उनके, तो उनको ज़रूरी नहीं है कि उनके पास आधार होना चाहिए। तो इस पे एक नोटिफिकेशन भी है जिसमें उनको एनआरआईएस को एग्जेम्प्ट किया गया है कि उनके पास आधार होना ज़रूरी नहीं है। तो जब आप अपनी इंडिया में रिटर्न भरते हैं, इंडियन इनकम दिखाते हैं उस रिटर्न में, तो आप जब उसको वेरीफाई करेंगे तो आपके पास बहुत सारे और ऑप्शंस भी हैं, जैसे आप बैंक अकाउंट के थ्रू, डीमैट अकाउंट के थ्रू, या फिजिकल कॉपी साइन करके भेज सकते हैं और ई वेरीफाई करा सकते हैं। अब आपके पास ये मैसेजेस आ रहे हैं, इसके लिए आप एक बार देखिए, इनकम टैक्स पोर्टल पे एक ऑप्शन होता है अपना जो रेजिडेंशियल स्टेटस होता है उसको अपडेट करने का। आप एक बार चेक कीजिए कि वो आपका अपडेटेड है या नहीं है। रिटर्न में तो आप नॉन रेजिडेंट दिखा रहे होंगे, वो मैं मानती हूँ, लेकिन आपका जो इनकम टैक्स पोर्टल है उस पे आप नॉन रेजिडेंट दिखा रहे हैं कि नहीं, एक बार वो चेक कीजिए। अगर उसमें नॉन रेजिडेंट दिखा रहे हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आने दीजिए, मैसेज डीएक्टिवेट नहीं होगा आपका। तो मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं होता है कि कई बार फोन नंबर है, सबके पास डायरेक्टरी है, एक बार बल्क मैसेज सबके पास जा रहा तो उसी वजह से इनके पास भी आ रहा हो? ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये इनकम टैक्स पोर्टल के थ्रू मैसेज आ रहा है। इनकम टैक्स का जो डेटा है, और इनकम टैक्स में क्लियरली लिखा गया है कि एनआरआई को लिंकिंग की जरूरत नहीं है बिकॉज उनके पास आधार नहीं है, तो आना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनका इनकम टैक्स पोर्टल पे अपडेटेड नहीं होगा कि ये नॉन रेजिडेंट हो। लेकिन बिल्कुल जैसा गौरी ने साफ कर दिया कि एनआरआई के लिए ये आधार लिंक करने की जरूरत नहीं है पैन के साथ। तो अगर मैसेज आता भी है तो आप एनआरआई हैं तो आपको इसको लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जैसा कि गौरी ने बताया भी, आप ना जाके स्टेटस एक बार देख लीजिए अपने अकाउंट पे कि चेंज किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। कई बार नहीं चेंज करने की वजह से भी ऐसे मैसेज आते रहते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपकी उलझन दूर हो गई होगी, फिर भी ये उलझन बनी रहती है तो आप हमें लिखिएगा tax@moneycontrol.com पर। अब लेते हैं अगला सवाल, चलते हैं भोपाल, मध्य प्रदेश, जहाँ से नरेंद्र सिंह साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नरेंद्र सिंह साहब, नमस्कार। सर नमस्कार। बताएं, क्या सवाल है आपके पास? मेरा क्वेश्चन ये है कि न्यू रिजिम में कौन कौन से डिडक्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट में? एचटीसीडी 1, एचटीसीडी 2, क्या है आपका 1B? आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं? हाँ। अच्छा, ठीक है। तो ये न्यू टैक्स रिजीम में जो बदलाव किए गए उसके बाद लोगों को काफ़ी ज़्यादा लुभा रहा है ये रिजीम। तो मुझे तो हर कोई जानना चाहता है कुछ और एग्जाम्पशन है कि नहीं, कुछ फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं, ताकि हम उसमें जा सके। इन्होंने जो पूछा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए सेक्शन 80CCD1 और सेक्शन 80CCD2, ये है उसमें? देखिए, जो 80CCD1 है वो आपको नहीं मिलेगा। जो 80CCD2 है, जिसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, जो एम्प्लॉयर के एंड से कंट्रीब्यूशन हुई है, वो आपको न्यू रिजीम में मिल जाएगी। तीसरा आपने पूछा 80CCD1B, जो कि एडिशनल आपको 50,000 की डिडक्शन मिलती है, वो आपको न्यू रिजीम में नहीं मिलेगी। और इस बार स्टैंडर्ड डिडक्शन तो आपको अलाउ कर ही दी है, तो न्यू रिजीम में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल जाएगी। लेकिन जो 80CCD1 है और 80CCD1B है, वो आपको नहीं मिलेगा। नहीं मिले। तो इस बहाने गौरी का थोड़ा सा ब्रीफ कर दें कि बजट में जो बदलाव किए गए न्यू टैक्स रिजीम को लेकर के, तो उसमें क्या नई बातें शामिल की गई हैं टैक्स रेट के अलावा? देखिए, टैक्स रेट तो उन्होंने रैशनलाइज कर ही दिया है। जो मेन चेंज किया है न्यू रिजीम में वो दो है कि एक तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी 50,000 रुपए की, दूसरा आपको जो रिबेट है वो बढ़ा के 7 लाख कर दी है, जिसमें आप जानते हैं ज्यादातर लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है कि एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ाई है, रिबेट बढ़ाई है, या क्या किया गया है। तो रिबेट बढ़ाया, क्लियर कर दिया। रिबेट बढ़ाया है, एग्जेम्पशन लिमिट आपकी बढ़ाई है, 3 लाख कर दी है, 2.5 लाख से बढ़ा के 3 लाख कर दी है, पर उसको 7 लाख नहीं किया है, 7 लाख रिबेट
रिबेट है। हालांकि कई लोगों को ये सवाल बिल्कुल आपने कहा, कई लोग पूछ भी रहे हैं, हालांकि हर एपिसोड में मैं इसको क्लैरिफाई करता हूँ, अगर लोगों को और अच्छे से बता सके कि रिबेट 7 लाख की है, एग्जम्पशन आप जो है आपको 2.5 है, तो उसमें कैसे अंतर क्या है दोनों में? तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट न्यू रिजीम में अब कर दी 3 लाख, और जो आपकी पुरानी में 2.5 बनी हुई है, पुरानी में अभी भी 2.5 है, तो जो आपकी रिबेट है वो कर दी 5 लाख से बढ़ा के 7 लाख। यानी कि अगर आपकी इनकम 7 लाख से नीचे है तो आपका जितना टैक्स बनता है वो सरकार माफ कर देगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर टैक्स नहीं है, टैक्स बनेगा लेकिन वो सरकार माफ कर देगी। लेकिन जैसे ही आप 7 लाख के ऊपर जाएंगे तो आपका जो क्लॉक है वो 3 लाख से शुरू हो जाएगी। तो बड़ा खतरनाक है, तो ये 7 लाख खतरनाक है। इसमें लक्ष्मण आपको ध्यान होगा, शायद हमने डिस्कस भी किया था कि इसमें मार्जिनल रिलीफ लाना चाहिए, जैसे बाकी केसेस में मार्जिनल रिलीफ दिया जाता है वो लाना चाहिए, क्योंकि अगर आप 1 रुपए से भी आपकी इनकम बढ़ती है तो टैक्स तो आपका हजारों में बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत नुकसान है उन लोगों का। मुझे लगता है कि 7 लाख से बढ़े तो कहीं पैसा मत ही तो रखे रहो। एग्जैक्टली। चलिए, तो अब लेते हैं अगला सवाल बीकानेर से। दुर्गा शंकर जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। फोन लाइन पर नहीं, माफी चाहूंगा, इनका ईमेल के जरिए सवाल आया है, और ईमेल ये है कि एक नौकरी पेशा है और इनका जो एनुअल ग्रॉस इनकम है 20 लाख रुपया है। अब 80C में बचत, 80D हाउसिंग लोन और NPS के बेनिफिट के साथ कौन सा टैक्स रिजिम चुनना फायदेमंद होगा? ये मुझे लगता है सिर्फ दुर्गा शंकर जी के लिए नहीं गौरी, ये कई सारे ऐसे टैक्स पेयर्स के लिए जो कंफ्यूजन में हैं, उनके लिए बेहतर सवाल है कि 80C में अगर पूरा डिडक्शन ले लेते हैं, 80D का भी फायदा उठाते हैं, NPS का भी फायदा उठाते हैं, उसके बाद और 20 लाख का ग्रॉस एनुअल इनकम है, तो क्या करें वो? तो देखिए, अगर 20 लाख की इनकम है, इसमें जैसे उन्होंने बताया 80C का पूरा 1.5 लाख कर रहे हैं, 80D भी 25-50 हज़ार ऐसा कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे होंगे, प्रीमियम दे रहे होंगे। 80CCD 1B का आप 50 हज़ार लगा लीजिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन तो आपको 50 हज़ार की मिलती ही है। इसके साथ हाउसिंग लोन अगर हम बोलें कि आप पूरा 2 लाख, या लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में, लेट आउट तो नहीं, हम सेल्फ ऑक्यूपाइड की ही बात करते हैं, क्योंकि आपकी इनकम आपने 20 लाख बताई है, तो उस केस में पूरा 2 लाख हम ले लें तो आपके लिए न्यू रिजीम बेटर नहीं होगी। न्यू रिजीम में आपका ज्यादा टैक्स बनेगा, आपके लिए ओल्ड रिजीम है। लेकिन इसमें से अगर थोड़े से भी आपकी जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो चेंज होगी तो आपको दोबारा से कैलकुलेशन करनी होगी, क्योंकि अगर सपोज कीजिए आपकी जो इंटरेस्ट पार्ट है आपका हाउसिंग लोन का वो 2 लाख से कम है तो ये फिगर्स बदल जाएंगी। यहाँ पे मैंने आपके 2 लाख पे मैंने आपको बता दिया, बट आपका 80C पूरा नहीं है या 80CCD 1B पूरा नहीं है तो वो फिगर्स आपकी बदल जाएंगी। तो ऐसा कहना है कि 20 लाख की इनकम पे आपके लिए न्यू रिजीम अच्छी नहीं है, ओल्ड रिजीम अच्छी है, ये स्टेटमेंट गलत होगी। लेकिन आपके केस में जो आपने फिगर्स बताई हैं आपके लिए ओल्ड रिजीम है। ओल्ड रिजीम आपके लिए, लेकिन ये काफी हद तक निर्भर करता है कि आप किस किस सेक्शन का फायदा उठा रहे हैं, किस किस सेक्शन का फायदा नहीं उठा रहे हैं, और फिर सैलरी ब्रैकेट क्या है। इस पे हम लोग कई बार शो में बजट के बाद चर्चा कर चुके हैं, आप उन एपिसोड को देख सकते हैं और उससे आप बिल्कुल सही तरीका से अंदाजा लगा सकते हैं कि आप नए में जाएं या फिर पुराने में बने रहें। लेकिन ध्यान दीजिएगा, नए में जाने का विकल्प नहीं है, नए में तो आप चले ही गए बाय डिफॉल्ट। आपको पुराना में बने रहना है, तब आपको विकल्प चुनना होगा। ये इस बार नया फैसला लिया गया है और उसके लिए कैसे करना होगा इसका SOP बहुत जल्द इनकम टैक्स विभाग जारी कर सकता है।